हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज मैं आपके लिए फिर से एसएसटी की प्रैक्टिस लेके आई हूँ, ज्योग्राफी की। और आपका चैप्टर आज है 5 एनसीईआरटी की क्लास 6 के चैप्टरों पर ही आधारित आपको ये प्रश्न मिल रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख परमंडल। आप चाहें तो चैप्टर भी देख सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वहाँ से आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, सारी बुकों की पीडीएफ मिलेंगी। सभी प्रीवियस ईयर्स के आपको प्रश्न पत्र हैं, उनकी भी पीडीएफ मिलेगी। और जो भी नोटिफिकेशन वीडियो से लेकर के मिलता है, सभी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप उसे अवश्य ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को हमारे को। तो प्रश्न है आपका पहला, जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? जल, बर्फ, जलवाष्प, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर है आपका नंबर डी। पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परमंडल शामिल हैं? स्थलमंडल एवं जलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल, स्थलमंडल एवं वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल। तो राइट आंसर है आपका नंबर डी, यानी आपके जैवमंडल के अंतर्गत ये तीनों मंडल आपके आते हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करें। ठीक है, डेली आपको चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी। एसएसटी की प्रैक्टिस है आपकी, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपकी ये सीरीज चलती रहेगी। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी बुकों पर भी वीडियो मिल रही है, आप उन्हें भी अवश्य देखें। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज़ देखा करें। प्लेलिस्ट में आप जब भी कोई भी एक टॉपिक लेते हो और उस टॉपिक से संबंधित जब आप 1 बाई 1 यानी एक एक करके 2-4 वीडियो देखते हो तो वो टॉपिक जल्द से आपका क्लियर हो जाता है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोज़ देखा करें। और आपकी हिंदी की क्लासें भी शुरू हो गई हैं, आप उन्हें भी अवश्य देखें। हिंदी पर भी आपको क्लासें दी जा चुकी हैं। पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहाँ तीनों परमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैवमंडल कहलाता है। इसी मंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अतः ये सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के ये तीनों परमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते रहते हैं। आपके ये पूर्ण एनसीईआरटी पर ही आधारित प्रश्न है और एनसीईआरटी की आपको पूर्ण व्याख्या मिलती है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या K2। तो राइट आंसर है आपका नंबर 2। स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र तल से मापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और प्रश्न आपका कभी कभी इससे आपकी ऊंचाई भी पूछ ली जाती है कि सबसे ऊंचा जो माउंट एवरेस्ट है आपका, उसकी ऊंचाई कितनी है। दूसरा K2 गार्डविन ऑस्टिन है, जो समुद्र तल से 8,611 मीटर ऊंचा है। तीसरा कंचनजंगा है, जो समुद्र तल से 8,556 मीटर ऊंचा है। कुछ स्रोतों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर तथा कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर मिलती है, लेकिन आपको एनसीईआरटी के साथ ही जाना है। एनसीईआरटी में आपकी 8,848 मीटर ही दी गई है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो राइट आंसर है आपका नंबर 1, प्रशांत महासागर। यानी विश्व का सबसे गहरा जो आपका महासागर है और सबसे गहरा भाग कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके प्रशांत महासागर में पाया जाता है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। कुछ स्रोतों में 11,033 मीटर भी मिलती है, लेकिन आपको 11,022 के साथ ही जाना है सीटेट परीक्षा में। और ये सीरीज आपका चाहे यूपी टेट हो, सीटेट हो, ठीक है, बीपीएससी हो, एसएससी हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके जीएस और जीके से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आपके, ठीक है, वहाँ से ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और तो इसे अपने दोस्तों को भी अवश्य शेयर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है?
ठीक है, आकार के अनुसार, यानी सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो राइट आंसर है आपका नंबर सी, एशिया। एशिया के बाद आपका अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और इसके बाद आपका अंटार्कटिका। पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार क्रम: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। कभी कभी आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा आपका कौन सा है, तो आपका एशिया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया तथा यूराल को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है यूराल पर्वत, यूराल नदी, जूरा पर्वत। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। ठीक है, जूरा पर्वत नहीं है आपका। व्याख्या देखेंगे। यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई दे पड़ते हैं, जो यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, पर व्यवहारिक रूप से यूरोप और एशिया को दो अलग अलग महाद्वीपों ही समझा जाता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त तीनों गुजरती हैं? ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त तीनों ही गुजरते हैं। विषुवत वृत्त अर्थात आपकी भूमध्य रेखा। तो राइट आंसर है आपका नंबर 1, अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत वृत्त गुजरती है। विषुवत वृत्त या जीरो अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। प्रश्न आपका इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि भूमध्य रेखा किस महाद्वीप के बीचों बीच से होकर के गुजरती है? तो यह होगा आपका राइट आंसर अफ्रीका। अगला प्रश्न है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है? तो राइट आंसर है आपका सुएज नहर। व्याख्या देखेंगे। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। ये नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। 1869 में इस नहर को जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई। अगला प्रश्न है, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास। तो राइट आंसर है आपका नंबर 1, पनामा। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक सक्रिय स्थल से जुड़े हैं, जिसे पनामा जल स्थल संधि कहा जाता है तथा ये स्थल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। तो इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। उपयुक्त में से कौन सा सही है या फिर कौन से सही है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 और 3। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है और इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में ये दोनों कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है।
यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दोनों। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। व्याख्या देखेंगे। चूंकि ये दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र है इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, इसलिए यह स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थानों यहाँ है, इनके नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारती। अगला प्रश्न है, आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद, अटलांटिक, दक्षिण या आर्कटिक। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर डी, 1, 3, 2, 4 और 5। ठीक है, सबसे बड़ा आपका कौन सा है? सबसे पहले है आपका प्रशांत महासागर, ठीक है, फिर उसके बाद आपका अटलांटिक महासागर, फिर आपका हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर, इसके बाद आपका आर्कटिक महासागर। व्याख्या देखेंगे। विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग है महासागर कहलाते हैं। आकार की दृष्टि से उनका क्रम है, यानी ये आकार की दृष्टि से है प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। और ये क्रम आपको अवश्य पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी आपसे मतलब ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा दूसरे नंबर पर है और कौन सा तीसरे नंबर पर है। तो प्रश्न है सीटेट में आपके कहीं से किसी भी तरीके से घुमा के पूछ लिए जाते हैं। नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है? यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हैं तथा दूसरी ओर उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की स्थिति। ठीक है, कूट देखेंगे इसका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर हिंद महासागर। अब देखो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही है, ठीक है, प्रशांत महासागर। और इसमें देखो आपसे पूछा भी गया था कि ये महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, तो सबसे बड़ा भी हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, तो कौन सा है? प्रशांत ही हो गया। और इसका क्षेत्रफल भी सबसे बड़ा है। और एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हैं इसके महासागर के, एक और एशिया और दूसरी ओर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरीके से राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रय एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थित रखती है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधी एवं चौड़ी है। कूट हैं आपके ए एवं आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए एवं आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर है आपका नंबर सी, ए सही है और आर गलत है। यानी अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है, ठीक है, वो पोताश्रय व पत्थरों के निर्माण के लिए एक आदर्श स्थिति रखती है। और अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधी एवं चौड़ी है, ये आपका गलत है क्योंकि जब कटी पटी होती है तभी यहाँ पोताश्रय अच्छे बनते हैं। अगला प्रश्न इसकी व्याख्या देखेंगे। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित यानी कटी फटी है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। ये दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही है। यानी पृथ्वी का जब तापमान बढ़ता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन कहते हैं। और ये किसके कारण ये तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी का? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। व्याख्या देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका।
प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार आकृति है। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान है। हिंद महासागर लगभग वृत्ताकार है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव के चारों ओर। ठीक है, तो अब इनका हम कूट देखते हैं। इसे मैं थोड़ा छोटा करती हूँ, ये तब आपकी समझ में आएगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एस आकार का हमारा कौन सा है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कि एस अक्षर वाला आपका कौन सा है। तो अटलांटिक महासागर की जो हमारी आकृति है, ठीक है, तो ए प्रशांत महासागर आपका किससे हो गया, लगभग वृत्ताकार। और आपका अटलांटिक महासागर ये आपका एस अक्षर के समान है। ठीक है, ये किसके समान है, ये आपका एस अक्षर के समान है। और हिंद महासागर आपका त्रिभुजाकार है। ठीक है, हिंद महासागर आपका त्रिभुजाकार आकृति का है। और आर्कटिक महासागर आपका उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर बी। व्याख्या देखेंगे। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के आकार का है। हिंद महासागर की एक ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। ये महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है तथा ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। ठीक है, आपको आपका मैप अवश्य आना चाहिए। ठीक है, और ये जो महासागर आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। आपको दो याद रखने हैं, अटलांटिक है आपका एस आकार का है और आपका हिंद महासागर त्रिभुजाकार है। ठीक है, और आपका आर्कटिक वृत्त ये उत्तर में है और अंटार्कटिका आपका दक्षिण में है। ठीक है, ये थोड़ा कुछ चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए। अगर आपको दो चीज़ें पता होती हैं तो बाकी के प्रश्न आपको अपने आप से मिल जाते हैं। वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है। और ये प्रश्न आपका ईवीएस में भी पूछा गया है, पेपर फर्स्ट में, सीटेट में। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। समताप मंडल और आयन मंडल, बहिर्मंडल और आयन मंडल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये सीटेट में पूछा गया भी प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर बी, समताप मंडल और आयन मंडल। यानी वायुमंडल में मध्य मंडल, और ये मध्य मंडल कैसा होता है, ये सबसे ठंडा मंडल होता है। व्याख्या देखेंगे हम। वायुमंडल में उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों, रेडियो सोंडे, रविशोंडे, रडार, उपग्रह, रॉकेट, सेंसर आदि की सहायता से प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई का 16 से 29,000 किलोमीटर तक का अध्ययन किया गया है, किंतु सागर तल से 800 किलोमीटर ऊंचाई तक का वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है या गलत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपके दोनों ही सही है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो वृक्ष होते हैं वो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। व्याख्या देखेंगे हम। उपर्युक्त दोनों कथन सत्य है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% अन्य सभी गैसें हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यप बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, अगला चैप्टर है आपका पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, और इसे हम कल की वीडियो में यानी अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे इन प्रश्नों को।
और ये आपके पूरे एनसीईआरटी के सीरीज़ है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और वीडियो आप पूरी भी अवश्य देखा करें, क्योंकि अगर आप इसे पूर्ण नहीं देखोगे तो फिर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आएंगे और ये सीरीज़ आपको डेली मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।